नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम समूह ग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों के सम्मुख से उत्तराखंड से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हुए आया हूँ। आइए उस पर रिव्यू करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण है। आइए, आज जो पहला प्रश्न है हमारा वो रहने वाला है हमारा, देखिए वो रहना ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसेन। अब बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैसेन को बनाया गया है। यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में अब दो प्रकार की राजधानी हो चुकी हैं। एक तो अस्थाई और स्थाई, दो प्रकार से राजधानियाँ हो गई। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य में या अलग अलग राज्यों में भी दो तरीके की राजधानी को बनाया गया है, जहाँ पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दो प्रकार से राजधानियों में संविधान या कहीं भी राज्य का जो बजट सत्र होता है या संसद का सदन होता है वो संचालित होती है। अब यदि हम बात करें, ये उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको गैसेन के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी जो घोषणा हुई थी दोस्तों, इसकी जो घोषणा हुई थी वो 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसेन को बनाएंगे। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसको घोषित किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और यदि हम बात करूं तो जब इस गैसेन की अधिसूचना जारी हुई थी, ये इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी तो 8 जून 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी कि हाँ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनेगी वो गैसेन बनेगी, जिसमें हमारे जो विधानसभा सत्र होता है, जो संसद का शीतकालीन सत्र जो प्रारंभ होगा वो गैसेन में ही प्रारंभ होगा। अब बात करते हैं, अब ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है अब इसको इम्प्लीमेंट कब लाया गया। ये जो इसकी जो शुरुआत हुई, जब इसको जो प्रारंभ किया गया, ये 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर ध्वजारोहण करने के पश्चात यहाँ पर शीतकालीन सत्र को प्रारंभ किया गया। अब यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, जो शीतकालीन राजधानी गैसेन को बनाया गया है, ये गैसेन है कहाँ, क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा डालते हैं। जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये पश्चिमी गंगा, जो राम गंगा है पश्चिम की तरफ से जो प्रवाहित होती है, उसका जो उद्गम स्थल है क्या समीप पर क्या है, ये गैसेन स्थित है। ठीक है, अब गैसेन स्थित है और ये सबसे पहले यदि हम बात करें गैसेन की जो बनने की जो शुरुआत रही, इसमें जो चर्चा रही, ये 1980 में के जो दशक के अंतर्गत जब उत्तराखंड क्रांति दल को जब राजनीतिक दल के तौर पे जब मान्यता प्राप्त हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड को एक तो पहले प्रत्यक्ष हिमालयी राज्य घोषित करने और निर्माण करने के लिए बात की कि उसके दौरान थी उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गैसेन को राजधानी बनाने की भी आम जनमानस का एक तरीके से दबाव सरकार के ऊपर था कि यहाँ पर इसे राजधानी नियुक्त कर दी जाए। अब लेकिन राज्य के गठन के बाद, जब राज्य उत्तराखंड में जब गठित हो गया 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड राज्य जब नई राज्य बनकर जब सब उभर के जब सम्मुख से आया, तो यहाँ पर एक बड़ी ये परेशानी रही कि गैसेन को राजधानी न बनाते हुए अस्थायी तौर पर राजधानी देहरादून को बना दी गई। अब लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ, 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा हुई कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनेगी वो गैसेन में बनेगी, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी आंदोलन हुए थे गैसेन को ही लेके आए थे कि उत्तराखंड की जो राजधानी बनेगी, जो स्थायी राजधानी बनेगी, वो क्या बनेगी, गैसेन। अगर हम देखें जो 18-19 साल का जो दरमियान रहा, तो उसमें जो अस्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून को ही राजनीतिक गलियारों में उसको मान्यता दी गई। गैसेन की तरफ राज्य सरकार द्वारा कोई भी उतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि गैसेन पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद जो देहरादून है जो वहाँ से अधिक दूरी होने की वजह से यहाँ पर जो राजनेता हैं अपने स्वार्थ के लिए इसे स्थायी तौर पर राजधानी नहीं बनाएगी। अब जब राजधानी बनी तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर उभर के सम्मुख से आया। जब वर्तमान में 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई जाएगी, गैसेन में बनाई जाएगी। कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी को सर्वप्रथम कब इसकी घोषणा हुई थी। यह 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब
कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो कब हुई थी? ये जो इसकी अधिसूचना जारी हुई थी वो 8 जून 2020 को इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के अंतर्गत कब ध्वजारोहण कराया गया? ये आपको 2-3 डेट दी जाएंगी, उसके अंदर आपको सेलेक्ट डेट छांटनी है कि कौन से समय इसमें ध्वजारोहण कराया गया। उसके पश्चात यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र का प्रारंभ करा गया वो था 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज़्यादा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हम डोबरा ब्रिज के नाम, डोबरा चाटी ब्रिज के तौर पे ऐसे वैसे जानते हैं। पहले यदि हम बात करें, हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि ये ब्रिज उत्तराखंड में बना, जो टिहरी बांध है उसमें, जो टिहरी बांध जो बना है उसमें जो देव सुमन झील जो निर्मित हुई है उसके ऊपर से ये झूला बनाया गया है। ये यदि हम बात करें, ये एक प्रकार से झूला ही है जो दोनों नदियों के मध्य इसको स्थापित किया गया है। अब ये इससे पूर्व जो सबसे लंबा ब्रिज के तौर पे जो इसे जाना जाता था वो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के अंतर्गत उसे माना जाता था। अब ये जो झूला है, ये झूला पुल यदि हम कहेंगे, ब्रिज कहें इसको, तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। ये जब इस का निर्माण हुआ, जब ये 14 साल इस झूले के निर्माण में लग गया। अब बात करते हैं, आइए इस पे मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई है कि ये ब्रिज कितना लंबा है। ये देखिए जो टिहरी बांध है उसमें जो देव सुमन झील जो निर्मित हुई है उसके मध्य ये बना है। आइए इस पे प्रकाश डालते हैं, है क्या ये? ठीक है, अब आते हैं ये उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी। अब यह है टिहरी बांध, जब टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था तो उसके पश्चात देव सुमन झील जो कृत्रिम तौर पे जो बनाई गई थी उसके ऊपर ये पुल बनाया गया है। ये पुल बना, ये उत्तराखंड का क्या है, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। अब यदि हम इस झूले की यदि हम बात करें तो इस झूले का क्या है, निर्माण 14 वर्ष पूर्व इसका निर्माण में ये कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। इस झूले का जो निर्माण था 14 वर्ष पूर्व में बनना प्रारंभ हो गया था। और जब ये झूले का जो डिज़ाइन बनाया गया था, ये जो डिज़ाइन बनाया गया था, ये डिज़ाइन कोरियाई एसोसिएशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंसल्टेंट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। कोरियन कंपनी है, इसके द्वारा इस झूले का निर्माण कराया गया था। और ठीक है, अब जो कोरियन कंपनी द्वारा इस झूले का जो निर्माण किया गया था, अब इस झूले की कुल यदि हम बात करें, कुल ऊंचाई की बात करें या लंबाई की बात करें, तो ये आपके सम्मुख से इस प्रकार से है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो ये झूला है, इस झूले की जो कुल लंबाई है वो है 725 मीटर इस झूले की लंबाई है। और इस झूले के ऊपर की जो सस्पेंशन बनाए गए हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, जो ये एक लंबे तार हैं, इसको सस्पेंशन बोला जाता है। इसकी जो लंबाई है, वो 440 मीटर की इसकी लंबाई है। अगर हम समुद्र तल से इस जो ब्रिज बना है, जो टिहरी बांध पर जो देशमन जो झील निर्मित है, उन दोनों के मध्य से निर्मित किया गया है, तो इसकी जब हम समुद्र तल से इसकी हम ऊंचाई नापें तो इसकी ऊंचाई है आपकी 850 मीटर की ऊंचाई पर ये निर्मित है डोबरा चाटी। जो पुल का कुल चौड़ाई, यदि हम इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, ये जो आपस की इसकी जो चौड़ाई है, ये इसकी जो चौड़ाई है आपकी 5.5 मीटर की इस चौड़ाई है। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से दो सड़कें होते हैं, सड़क के बीच का जो आयाम होता है उसका डायमीटर जो होता है, उसी प्रकार से इस झूले का भी डायमीटर बनाया गया है। ये 5.5 मीटर की इसकी क्या है मीटर चौड़ाई है, जो कि वाहनों के लिए प्लस वाहनों के लिए इसकी जो लंबाई रखी गई 5.5 मीटर की रखी गई है। और ये दोनों पुलों के बीच जो पगडंडी बने रहते हैं, जिसे फुटपाथ कहते हैं, उसमें क्या है, ये 75 मीटर इसके जो डायमीटर रखा गया, जहाँ पर जो पैदल यात्री हैं वो अच्छी तरीके से अपना आगमन कर सकते हैं। वो 75% दोनों तरफ को जो मैं आपको दिखा
दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर की जो पट्टी लगी है, अब बीच में जो गाड़ियाँ जा रही है तो दो तरफ की जो पट्टियाँ हैं ये 75 मीटर ये रखे गए हैं, जिससे कि पैदल चलने वाले यात्रियों आराम से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। अब यह जो पुल है, फसाड डायनेमिक लाइट है, जो फसाड डायनेमिक जिस प्रकार हम डायनेमिक जैसे रात में जो चमकते हैं उसकी रोशनी में ये झूला क्या होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें इस प्रकार से डायनेमिक जो प्लेटें या उसकी जो परत लगाई गई है जो कि रात में चमकता है, बहुत उससे क्या होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब आते हैं इसकी जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। कभी प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो सबसे लंबा सस्पेंशनल ब्रिज का निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है। ये किया गया है आपका टिहरी में किया गया हो। टिहरी जो बांध है उसमें जो देवसुमन झील का जो निर्मित है उस झील के मध्य इस पुल को बनाया गया है। और इस पुल की जो समुद्र तल से कभी ऊंचाई पूछी जाती है तो इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है 850 मीटर है, और इस झूले की कुल लंबाई है 725 मीटर है। और इसकी जो पुल के जो बीच के जो सस्पेंशन है तो उसमें 440 मीटर ऊंचाई पर ये सस्पेंशन ब्रिज बने हैं, और इसके दो आयाम है वो 75% इसको डिवाइडेड कर दिया गया है फुटपाथ के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारे ये आई परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है हमारा वो आता है आपका विलक्षण प्रतिभा के। अब ये कौन है, इनके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये आप लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। तो ये कई दफ़े परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि हम कहें PCS की बात करें या फिर सहायक समाज कल्याण की बात करें या समीक्षा अधिकारी की बात करें या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछे गए। अब हम बात करते हैं विलक्षण प्रतिभा के जो धनी रहे हैं वो पंडित नैन सिंह रावत हैं। ये पंडित नैन सिंह रावत कौन है इसके बारे में ये जो पंडित नैन सिंह रावत हैं ये सुप्रसिद्ध क्या है सर्वेयर, मतलब जो नक्शे है या इत्यादि जो चीज़ बनाते हैं इनको सर्वेयर के तौर पे इनको जाना जाता है। जब इनकी जन्म की हम यदि बात करें तो इनका जन्म पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के मिलन गाँव में हुआ था। इनका 21 अक्टूबर 1830 को इनका जन्म अमर सिंह के घर हुआ था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके गांव से ही इनकी क्या हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हें जो ज्ञान था वो आपको हिंदी की बात करें या फिर फारसी अंग्रेजी का भी इनको क्या था, बहुत अच्छा ज्ञान था। और इन्होंने जो इनको जाना जाता है जो सर्वेयर के तौर पे इन्हें जाना था, इन्होंने बिना किसी यंत्रों के माध्यम से जब हम किसी कंपास या किसी इत्यादि चीज़ों का बिना प्रयोग किए हुए इन्होंने क्या किया, पूरा जो तिब्बत को इन्होंने क्या हुआ अपने पैरों से नापा, बल्कि नापा ही नहीं उनकी यात्रा ही नहीं करी और इन्होंने वहाँ का क्या करा, नक्शा भी तैयार कर दिया। अब इन्होंने जो तिब्बत की जो बात करें तो इन्होंने तिब्बत का अपने हाथों से या बिना यंत्रों के माध्यम से इन्होंने क्या करा, वहाँ का नक्शा तैयार किया। और इन्होंने अपने जीवन काल में 4 महत्वपूर्ण यात्राएं करी, जो बहुत पैदल ही जो इन्होंने पैदल जो यात्राएं करी। इनके जीवन की जो 4 यात्राएं हैं जो महत्वपूर्ण है, 4 यात्राओं पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये देखिए जो 4 यात्राएं इन्होंने जो पहली जो यात्रा की उन्होंने 1865 में इन्होंने जो यात्रा की वो काठमांडू के रास्ते लहासा गई। काठमांडू के रास्ते पैदल यात्रा इन्होंने की, लहासा गए और उसके पश्चात कैलाश मानसरोवर से होते हुए 1866 में ये काठमांडू के रास्ते जो कैलाश मानसरोवर के रास्ते 1866 में ये भारत वापस आए। देखिए पहले ये कहाँ से गए, जो इनकी जो पहली यात्रा रही वो 1865 में जो काठमांडू के रास्ते ये लहासा गए और वहाँ से फिर ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते 1866 में ये भारत वापस आए। और यदि हम बात करें 1867 और 68 के मध्य इन्होंने क्या हुआ, वहाँ से ये चमोली जिले के माणा पास होते हुए ये तिब्बत के
जालुंग गए। देखिए कितनी बड़ी यात्रा इनके द्वारा की गई। 1867 से 68 के मध्य ये चमोली से पैदल माणा होते हुए तिब्बत हो जालुंग गए। उनकी जो सबसे बड़ी जो तीसरी यात्रा रही वो शिमला से ले और यारकंद तक की इनकी यात्रा रही। और इन्होंने जो अपने जीवन काल में जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया, या कहें इनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा की है, उनमें से एक जो है, उन्होंने वर्ष 1873 से 1874 के मध्य उनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा रही वो 1874 से 75 के मध्य इनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा, कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं कौन सी रही, वो आपको इस प्रकार से दे देंगे, 4 दे देंगे। 1865 से 1868 या 1873 या 1875, ये आपको बताना है। अब इनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा रही 1864 से 74 से 75 की जो मध्य इनकी जो यात्रा रही वो लद्दाख से लहासा तक ये गए। वहाँ से फिर ये क्या हुआ, पैदल नहीं, ये जो पैदल वहाँ से फिर आसाम गए। आसाम के मध्य ये जब वहाँ पहुँचे और उनकी यात्राओं पर कई जो लेखक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्होंने क्या है, साहित्यकार जो होते हैं, उन्होंने इनके उसमें क्या हुआ, लेख लिए, इनके जो जीवन पर लेख लिखा और उनकी जो यात्राएं हैं उन पर भी अपनी किताबें प्रकाशित की। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं इनके जो उसमें लिखी गई हैं, उनमें देखते हैं, इनमें से डेरेक वालेर की द प्रिंस तथा शेखर पाठक की और उमा भट्ट की, जो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठक रहे हैं, ये एशिया की पीठ पर जो महत्वपूर्ण, मतलब एशिया का जो एक भाग इन्होंने अपने पैदल हाथों से नापा, उसके बारे में बात करें। और इनके बराबर महान अन्वेषण के तौर पे इन्हें और कोई नहीं रहा। यदि बात करें, यदि हम इनके थोड़ा सा और जीवन के बारे में बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इससे पूर्व मैं बता रहा हूँ आपको, पंडित नरेंद्र सिंह रावत का यदि जन्म की बात करूँ, 25 अक्टूबर 1830 को इनका जन्म हुआ था। पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आते हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। अब जब इनका देहांत हुआ, इनका जो देहांत हुआ था ये 1 फरवरी 1895 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। और नैन सिंह जो हिंदी के क्षेत्र में यदि हम बात करें, अंश दर्पण नामक इन पे किताब लिखी गई। जो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई। अंश मतलब जो हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो अंशांश के तौर पे जो होते हैं, उसके तौर पे इनको बताया गया कि अक्षांश के तौर पे इनको संबोधित किया गया। साथ ही अब बात करें तो इनके जो योगदान रहा, जो सर्वेक्षण के तौर पे इनका असाधारण योगदान, मतलब ऐसा कारनामा अगला कोई नहीं कर सकता, ऐसा योगदान इनके द्वारा दिया गया। अब रॉयल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करें, जो रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा इनको किया गया था, स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया था। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, वो जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा इनको किया गया था, सम्मानित किया गया। अब बात करें सर्वेक्षण के आधार पर जब इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया, तो कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियन एम्पायर द्वारा को भी इनके द्वारा जो है चैंपियन ऑफ द इंडियन द्वारा इनको एक सम्मान, एम्पायर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। और रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। यदि हम बात करें भारत सरकार द्वारा इन पे क्या किया, एक डाक टिकट जारी किया गया था। जब इनके जो जन्म उसकी बात करें तो 139वें वर्ष जब इनको पूर्ण हो चुके थे, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा इनके उसमें डाक टिकट जारी किया गया। और बाद में 27 जून 2000 को जो इन पे जो डाक टिकट जो जारी किया गया था। और यदि बात करें गूगल, जो हमारी जो गूगल है, तो गूगल ने अपना होम पेज में जो इसका लोगो होता है गूगल पे, उन्होंने भी ना 2017 में अपने होम पेज में प्रमुख स्थान दिया था। और उनके बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में पूर्ण विश्व को इसके संबंध में इनको जानकारी दी। ये हैं कौन, ये कहाँ से बिलोंग करें। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऐसे महान शख्सियत उत्तराखंड के अंतर्गत रही, जो ऐसे कई से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको भी ये इनके बारे में पता नहीं होगा। मैं इसलिए आपको प्रकाश डालूंगा कि आप इन्हें
समझें, इनके बारे में पढ़ें और कभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करते हुए जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए कि जितनी भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ध्यान गुफा। अब ध्यान गुफा क्या है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आकर्षण का केंद्र क्यों बनी? यदि अब हम बात करें केदारनाथ धाम जो है, जो केदारनाथ धाम है, जो उसमें क्या आया था, प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में क्या 17 घंटे की क्या गई थी, इसमें ध्यान लगाया गया था। अब ये कहाँ है, क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये केदारनाथ गुफा में ये क्या था, ये इसकी जब केदारनाथ का जब पुनर्निर्माण हुआ था तो उसके तहत क्या हुआ था, पुनर्निर्माण के तहत इसमें भैरव मंदिर के सामने, जो भैरव मंदिर है यहाँ केदारनाथ में, उसके जस्ट सामने एक प्राचीन गुफा है। प्राचीन गुफा को उसको मॉडिफाइड करके या उसका पुनर्निर्माण करके यहाँ पर ध्यान गुफा के तौर पर उसे निर्मित किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसमें 2019 मई 2019 में 17 घंटे में यहाँ पर 17 घंटे उन्होंने वहाँ पर बिताए और ध्यान साधना करी और यहाँ मेडिटेशन के लिए ये गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अगर ये कोई भी ऐसे कार्य करते हैं तो वो विश्व पटल पर स्वयं ही उसका प्रसार हो जाता है। आज इस ध्यान गुफा में बहुत सी बुकिंग की जाती है और लंबी कतारें लगी रहती हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालुओं की, और देश विदेश से भी यहाँ पर लोग ध्यान के लिए, जो मेडिटेशन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और इस गुफा में ध्यान लगाते हैं। क्योंकि आकर्षण का विषय इसलिए बने कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह दामोदर मोदी, उनके द्वारा यहाँ पर 17 घंटे यहाँ पर बिताए गए, इसलिए ये श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विषय रहा है। और ये यहाँ पर बुकिंग फुल रहती है, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसलिए ये। और जो जिला प्रशासन के माध्यम से इस गुफा का जो निर्माण किया गया था, और यहाँ पर मेन उद्देश्य जो इस गुफा को जो विकसित करने का जो निर्माण था, तो यहाँ पर जो पर्यटन का है, जो उत्तराखंड का जो एक मेन स्रोत, जो आय का जो स्रोत है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो है आपके हमारे उत्तराखंड से ही हैं, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, ये है देश सेवा के लिए समर्पित अजीत डोभाल के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अजीत डोभाल क्या हैं, ये कौन सी शख्सियत है, इनके द्वारा क्या क्या योगदान भारत के लिए दिया गया है। आप बात करते हैं जो अजीत डोभाल हैं, वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर रहे हैं प्रधानमंत्री के। अब इनका जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालें। कभी आ जाता है कि अजीत डोभाल जी का जन्म कब हुआ, ये कौन से सन में हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ था 20 जनवरी 1945 का इनका जन्म हुआ, जो पौड़ी के बेनुल पट्टी के घीड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ये अजमेर में मिलिट्री स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं से इन्होंने आगे की पढ़ाई प्रारंभ की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने क्या था 1968 का जो बैच था आईपीएस में, ये क्या हुआ आईपीएस बने। और अजीत डोभाल ने अपने जो जीवन काल में देश सेवा के भीतर जो देश सेवा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान है। अगर हम इनकी जो अपने जो इनका सेवा काल की यदि बात करें तो इनकी जो सेवा काल कहाँ कहाँ रही, यदि हम बात करें इनकी जो सेवा काल रही, मिजोरम में रही, पंजाब में रही, कश्मीर में रही। और पंजाब के जो कश्मीर के जो उग्रवादी को इनके द्वारा निपटाया गया। ये ऐसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार हैं, ये ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे सटीक रणनीतिकार ऐसे निर्णय लेते हैं जो सफल होते हैं। और विलक्षण प्रतिभा के मतलब ये ऐसे धनी व्यक्ति हैं, ऐसे इनको ये कहें इन पे साथ भगवान का जो आशीर्वाद है या बोले ये प्रतिभा के धनी हैं। और जी डोभाल को जो 2005 में क्या कहे इंटेलिजेंट ब्यूरो का प्रमुख जिम्मेदारी दी गई, इसका ब्यूरो चीफ बनाया गया इनको। और इन्होंने देश को अलग पहचान और अलग दिशा की तरफ ली। और इनकी यदि हम बात करें इनके जीवन काल में जो उन्होंने जो अपनी जो कश्मीर में जो सेवा मील का जो पत्थर साबित हुए, ये इन्होंने जो पाकिस्तान के प्रति जो रणनीति बनाई थी वो मील का पत्थर साबित है। और अपनी
कुशल बुद्धि के कारण आज विश्व में शक्तिशाली लोगों पर सम्मिलित हैं। और ये जो रणनीतिकार या राजनीतिकार जो हैं हमारे जो व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र सिंह दामोदर मोदी, इनके सलाहकार के तौर पे 2014 से निरंतर कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा काल का दायित्व बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। अब इनके बात करें इनके जो दायित्व के जो निर्वाह इनके जो हैं, इनके द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, भारत चीन जो विवाद था उसको बखूबी तरीके से निपटाया गया और इनके द्वारा जो नेतृत्व जो किया गया वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि इनके द्वारा इतने अच्छे कार्य किए गए हैं। इसलिए ये हमारे हीरो भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अजीत डोभाल जी कब आईपीएस के तौर पे उभर के सम्मुख से आए। ये जो रहे 1968 के ये आईपीएस हैं। ठीक है, अब आते हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कौन से शख्सियत हैं उत्तराखंड के, ये हैं जसपाल राणा। ये इनका नाम विश्व पटल पर भी लिया जाता है, क्योंकि ये इनको यदि बात करें इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। अब थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। जयपाल राणा जी ये हैं 28 जून 1976 को टिहरी गढ़वाल के चिल्लामोर गांव में इनका जन्म हुआ। और ये सतपाल राणा एक प्रमुख क्या है भारतीय निशानेबाज के तौर पे भी हैं। इनको जिनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो प्रमुख निशानेबाज के तौर पर। जब 1995 की हम बात करें, जब ये शूटिंग इनका जो कार्यकाल मैंने बात करा भारतीय निशानेबाज के तौर पे जो जिसे हम शूटिंग कहते हैं, तो 1995 में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे उसमें इन्होंने शूटिंग में क्या हुआ था 8 पदक 8 स्वर्ण पदक अपने नाम करे और इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जो 8 स्वर्ण पदक शूटिंग के क्षेत्र में जीतने का। और इसी कारण इनको क्या कहा गया, गोल्डन बॉय के नाम से न पुकारा जाए। और यदि हम बात करें 1994 में जब ये इनकी जो आयु थी वो केवल 18 वर्ष की आयु थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सिलसिला यहाँ से इनका प्रारंभ हुआ। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा आईटीबी पब्लिक स्कूल मसूरी से हुई और केंद्रीय विश्वविद्यालय तुगलकाबाद दिल्ली में गई। उसके बाद ये 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से भी क्या हुआ भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही यदि हम बात करें तो उन्हें भारत सरकार द्वारा यश भारतीय सम्मान से भी इसको नवाजा गया, क्योंकि हमारे हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड से ऐसे महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने देश राज्यों पे ही राज्य से भी अच्छा नाम देश में किया, देश से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने देश विदेशों में भी इनका नाम लिया जाता है। आज यदि हम गोल्डन बॉय की बात करें तो गोल्डन बॉय के तौर पर जसपाल राणा जी को आज भी याद किया जाता है। और 1994 को इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें यश पुरस्कार भारतीय यश पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं 2002 में। अब 2002 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या किया गया, पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। साथ ही इनके जो पिता थे, इनके जो पिता का नाम था नारायण सिंह राणा, भी अपने समय के क्या थे, प्रसिद्ध निशानेबाज थे। अब बात करें जसपाल राणा की जो छोटी बेटी है, इनकी जो बेटी देव्यांशी, ये भी क्या है शूटिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही हैं और इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत लिए हैं। अब क्योंकि जो ये यदि एक चीज़ और बताता हूँ, जो जसपाल राणा जी हैं, इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक कोटा में इन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले भारतीय बने, क्योंकि मनु पुरस्कार की जो सफलता के लिए जो इन्होंने जो ओलंपिक में एक कोटा जीता जिसे अनु भास्कर को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। तो उनकी जो सफलता के दौरान जब इनको ओलंपिक कोटा जो प्रदान हुआ था, जब ये एक बड़ा हर्ष या कहें उल्लास का विषय, यह गौरवान्वित करने वाली बात थी कि मनु भास्कर को जब ओलंपिक कोटा प्राप्त हुआ तो इनको भारत सरकार द्वारा किया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सम्मुख से लेके आया हूँ। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जसपाल राणा जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, अब आपको
बताना होगा कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म हुआ था ये 28 जून 1976 को, और इन्हें 1995 में इन्होंने क्या किया था, 8 कॉमनवेल्थ गेमों में 8 स्वर्ण पदक जीते, और 1994 से ही इन्होंने क्या किया था, अपने स्वर्ण या शूटिंग के क्षेत्र में सिलसिला प्रारंभ हो गया था इनके जीत का। और इन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, यश भारती पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नादौर। नादौर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। अब देखिए, नादौर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। जब हम किसी पर्यावरण को या जीव जंतु या सूक्ष्म मृदा या पेड़ पौधों को हम यदि सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो दुर्लभ होते हैं, जिनका अस्तित्व बहुत कम होता है, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अभ्यारण्य के अंतर्गत सुरक्षित करते हैं। आइए जानते हैं, ये जो नादौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये क्या है, वन्य जीव संरक्षण पौधे, प्राणियों के अतिरिक्त जो सूक्ष्म जीव हैं या जीव मृदा या जिसे हम पर्यावरण में रहते हैं, जो चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत रहती है, उनका संरक्षण इस पर निर्भर करता है, ये अभ्यारण्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इनको भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत सम्मिलित किया। जैसे जू होता है जहाँ पर चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर के अंतर्गत क्या बहुत ढेर सारे पक्षी होते हैं, और वहाँ पर भालू अलग अलग प्रजाति की जो उनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका जो जीवन है वह संकट में रहता है, इसलिए उनको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से नादौर जो वन्य जीव अभ्यारण्यों का जो निर्माण किया गया था, उसमें क्या कहता है, जो वन्य जीव हैं, जो जिन्हें भी वनों में जो जीव जंतु रहते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना था, और जो विलुप्त प्रजाति की जो पेड़ पौधे जो आज विलुप्ति की कगार में, उनको संरक्षण प्रदान करना था। ऐसे प्राणी, ऐसे पक्षी, पशु पक्षी जो आज बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे पशु पक्षियों को इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करना। और ये चीज़ जो पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो पर्यावरण के अंतर्गत जो चीज़ें रहती हैं, वो सभी इसी पर निर्भर थे। अब बात करते हैं, जब वन्यजीव अभ्यारण्य की जो नीति बनी थी केंद्र सरकार द्वारा 1972 के अंतर्गत, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनको बचाने के उपाय किए गए। यदि हम बात करें इस वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्र रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंतर्गत ये नया अभ्यारण्य बन के उभर के सम्मुख आया है। ये अभ्यारण्य कहाँ कहाँ किन किन जनपदों में फैला, कभी क्वेश्चन आता है। ये चंपावत प्लस नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें इन दो जनपदों के अंतर्गत, ये 269.995 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला पड़ा है। नादौर जो नदी है, ये इसके किनारे ये अभ्यारण्य स्थित है, और 14 दिसंबर 2000 को इसको ये अस्तित्व में आया, और इसका जो मुख्यालय, जो प्रभार है, ये हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत यह अभ्यारण्य शिवालिक एलिफेंट जो रिजर्व है, जो हम कहें जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो शिवालिक एलिफेंट, मतलब जहाँ पर एलिफेंट जो विलुप्त प्रजाति जिनको हाथियों को जो सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, वहाँ पर इस सूची के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। इसमें कई पशु पक्षियों और जो पशु पक्षी निवास करते हैं, इसके अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं। और साथ ही यहाँ पर ऐसी दुर्लभ जो जड़ी बूटी हैं, जो वक्त बेवक्त ऐसी बीमारियों को दूर करते हैं, जिस प्रकार से आज कोरोना की महामारी है। यदि हमारे पास हमने वो पर्यावरण को ऐसे छेड़छाड़ी नहीं की होती, तो हमारे पास ऐसे औषधि पौधे हैं जो कि कोरोना को सही तरीके से मार सकते हैं या उसको अच्छी तरह से नष्ट कर सकते हैं। अब ये पौधे हैं तो हमें उनका अस्तित्व पता नहीं है, वो किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। तो जब हम अपने जो पेड़ पौधे हैं, जो दुर्लभ जड़ी बूटियों को हम यदि बचाएं, तो कहीं ना कहीं मानव हित में और हमारे जो साइंस के क्षेत्र में भी जब दोनों एक दूसरे से मिश्रित होकर जब बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। जब ये बीमारी तब ठीक होगी जब हम इनका संरक्षण करेंगे। ऐसे अभ्यारण्य की हमें आज भी बहुत सी आवश्यकता है। देखिए, आए दिन जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा, जिस प्रकार से नदियों का क्षेत्र सिकुड़ कर बहुत कम हो गया है, और वर्षा नहीं हो रही, मानसून में जो परिवर्तन आ रहा है, ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं? ये मानव की, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हम इसके कसूरवार हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही
दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक का ये था। अब मैं आपके समक्ष नई वीडियो लेके आऊँगा जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।